वेलकम टू सिविल्स फोरो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मनी एंड बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस मैक्रो फाइनेंस के अंदर पब्लिक फाइनेंस का पार्ट टू। दिस इज पब्लिक फाइनेंस का पार्ट टू, जो कि हम मैक्रो इकोनॉमी अभी हम देख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पब्लिक फाइनेंस पार्ट टू, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें से आई थिंक पब्लिक फाइनेंस वाला क्वेश्चन काफ़ी सही लग रहा है, मोर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, लेस डेटा ड्रिवन। ऐसा क्वेश्चंस इसके अंदर है एंड दैट आई लाइक द मोस्ट। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, सो इट एक्चुअली टेस्ट द पर्सनस अंडरस्टैंडिंग rather than हिज एबिलिटी टू क्या कह सकते हैं, मग अप डेटा, राइट। सो विल स्टार्ट दिस, पर उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या हमने देखना है। दिस इज आर मैक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर इज द मेजर पार्ट। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग रिपीट देखते हैं तो उनको वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा है कि द एक्सटर्नल सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट वेटेज, ठीक है, और ये सारा बैंकिंग सेक्टर का है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, मनी बैंकिंग, बैंकिंग एंड रेगुलेशन, पेमेंट इकोसिस्टम, इन्फ्लेशन, रिसेशन, फिस्कल पॉलिसी वगैरह वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, राइट। सो ये सारा कुछ मिलाकर के एक पार्ट बनेगा, और उन सबको जब हम एक बार समझ लेंगे देन विल गो टू एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को समझने के लिए वी नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो मेजर पार्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, राइट। और बाकी ये सारा सपोर्टिंग कह सकते हैं, पर इसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, बजट क्या है, ये सब कुछ आएगा, राइट। सो ये है। उसके बाद इसी को अलग अलग दिखाया गया है, ये मैक्रो का है, ये इंडियन इकोनॉमी का है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर आप देख सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, यानी कि हर साल दो, मिनिमम 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। इंडस्ट्रीज़ के क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर से पूछे जा रहे हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट से पूछे जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी से स्कीम में ऐड हो जाएगा ये। इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएटेड टॉपिक्स है, बट एग्रीकल्चर इज़ द मेजर वन, राइट। सो विद दिस विल स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी इंप्लीमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है हमें, राइट। And the first option says it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. दैट इज ट्रू। जीएसटी का पर्पस ही है कि बहुत सारे जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, बराज ऑफ टैक्सेस, उनको हटा करके एक सिंगल टैक्स, सिंगल नहीं मतलब कई सारे टैक्स होंगे, बट दिस विल मिनिमम नंबर ऑफ टैक्स, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए ताकि एक सिंगल मार्केट बने, हर जगह सेम रेट हो। क्योंकि वैट टैक्स में क्या था कि स्टेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग अपना टैक्स लगाते थे, तो कुछ चीज़ें अलग अलग स्टेट में सस्ती है, यहाँ पे महंगी है, तो उससे स्टेट ट्रेड भी होता रहता था काफ़ी, जो जहाँ पे सस्ती वहाँ से उठा के लोग महंगी वाली जगहों पे बेचते थे। पर अभी सबका, क्योंकि टैक्स सेम है तो सब जगह प्राइस भी सेम हो जाएगा, तो सिंगल मार्केट बनेगा, तो फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड सेज इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो देखो यूपीएससी में कभी भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मिले, ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब होगा जब हम बाहर से करेंसी लाएंगे, डॉलर लाएंगे, राइट, और बहुत सारा डॉलर एक साथ लाएंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होगा। उस केस में भी हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। सो दिस विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज नॉट फॉर दैट एक्चुअली। थर्ड कहता है it will enormously increase the growth and size of the economy of India and will enable it to overtake China in the near future. I mean, what a good daydreaming, right? So ये भी गलत है, ये भी गलत है, so only one is the right answer, so A is the right answer, ठीक है। ओनली ए इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्लियर है, ये इजी था। पर इसके लिए आप देखो तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ लॉट ऑफ डेटा, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करो, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करो एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लाइकली टू बी लेवीड इन इंडिया इज नॉट अ, क्या नहीं है इसमें से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ऑब्वियसली है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स तो ऑब्वियसली है, डेस्टिनेशन टैक्स भी है, ग्रॉस वैल्यू टैक्स। अब यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है एंड एक है ग्रॉस वैल्यू टैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि आप यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि कंजम्पशन टैक्स तो है ही, क्योंकि जहाँ पे पहले क्या था कि जैसे फैक्ट्री के गेट से कोई चीज़ निकलती है
वहीं पे टैक्स लग जाता है। तो जो स्टेट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी उसको उतना ज़्यादा टैक्स अर्न होगा, भले ही वो वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट द मेन थिंग। लेकिन अभी क्या है कि इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया है, मतलब कि जो स्टेट जितना कंज्यूम करेगा, जहाँ की पब्लिक उसको कंज्यूम करेगी, उसी को उसका फायदा होगा, उसी स्टेट को उसका टैक्स मिलना चाहिए। राइट, दिस इज अबाउट डेस्टिनेशन टैक्स। यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब वही है। ये डेस्टिनेशन टैक्स, कंजम्पशन टैक्स उसी से है कि जो कंज्यूम करेगा उसको मिलेगा, उसको देना पड़ेगा एक्चुअली। एंड वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि क्योंकि ये बहुत सारे स्टेज से मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, तो फार्म से निकलेगा, फार्म से निकलेगा तो फैक्ट्री में जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेल के पास, रिटेलर के पास जाएगा, फाइनली कंज्यूमर के पास जाएगा। तो जितने भी स्टेज से ये जाएगा, हर स्टेज पे यहाँ पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जो पिछला टैक्स यहाँ पे जिसने टैक्स दिया है, ठीक है, और आगे वाला जो बंदा टैक्स देगा, तो इसने सपोज यहाँ पे 10 रुपीज टैक्स यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब इस पे 10 रुपीज टैक्स पेड है। अब यहाँ वाला इंसान जो होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू डिफरेंस है उस पे टैक्स देगा, और उसके बाद जो पीछे का जो टैक्स ऑलरेडी पेड है उस पे उसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आगे जैसे जाएगा तो वहाँ पे अगेन उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, और इस तरीके से। तो जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उस पे ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स टैक्स नहीं लग रहा है, इस यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आइटम का जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, कितना हर स्टेज में वैल्यू ऐड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ रहा है। सो इट इज नॉट ग्रॉस वैल्यू टैक्स, एंड दिस इज सच ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको प्रॉपरली समझते हैं, अगर जीएसटी को, तभी इसको आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए काफी सुंदर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? Which one of the following is not a component of revenue receipt of the union government? रेवेन्यू रिसीट इसमें से क्या नहीं है? अब देखो, इसका मतलब है कि इसमें सारे रेवेन्यू होंगे, एक कैपिटल होगा, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स। अब देखो, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है, पहली बार की वो वन टाइम नहीं होगा, रेकरिंग होगा। ये वन टाइम पेमेंट नहीं होगा। वन टाइम पेमेंट मोस्टली जो है वो कैपिटल टैक्सेस होते हैं। ठीक है, सो जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स है, उससे जो पैसा आता है वो एक बार का ही है। कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो आप जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है किसी पीएसयू का, तो कोई भी प्राइवेट एंटिटी उसमें इंटरेस्ट शो करेगी तो वो उतना पैसा देगी सरकार को, और उसके बदले उसको कंट्रोल मिलेगा उतने ही शेयर के पास। ठीक है, सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, और उस केस में ये वन टाइम पेमेंट होता है। सो दिस इज द ओनली थिंग जो कि कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है। सो बाकी सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Which one of the following criteria got the highest weight for determination of shares of states in the formula given by 14th फाइनेंस कमीशन? देखो, 14th हो, 15th हो, 16th हो, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इनकम डिस्टेंस को दिया गया है। और इनकम डिस्टेंस का वेटेज इतना ज्यादा है कि कई बार तो सिर्फ इनकम डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इनकम डिस्टेंस। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इनकम डिस्टेंस क्या होता है, फिर से आई एम गोइंग रिपीट। इनकम डिस्टेंस होता है कि वो, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका डेफिनेशन चेंज हो गया है। इनकम डिस्टेंस है 14th एंड 15th में, ये अलग था। इसका मतलब होता था कि सपोज कोई स्टेट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो जिस स्टेट का इनकम डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम से इसका कितना ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट जिसका है उससे इसका और बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज द इनकम डिस्टेंस। ये जो डिफरेंस है दैट इज इनकम डिस्टेंस। ये 14th 15th फाइनेंस कमीशन तक यही था। 16th में क्या हुआ है कि यहाँ तो है ही एक जो कंसर्न स्टेट है, यहाँ पे अब हाईएस्ट टॉप 3 हमने ले लिया है, ठीक है, और इसका एवरेज हम निकालेंगे एक बीच में, और उसके साथ हम इसका मेजर करेंगे टॉप 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बदल गई हैं, तो इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा कि इनकम डिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन, ऐसा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज इनकम डिस्टेंस, ये उसका डेटा है। इनकम डिस्टेंस अभी 42.5% है इसमें 16th फाइनेंस कमीशन में। ठीक है, पॉपुलेशन को 17% दिया गया है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। ये तीन तो आपको पता ही होने चाहिए। फर्स्ट में इनकम डिस्टेंस है, पॉपुलेशन 2011 के बेसिस पे है, एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है 10% इसका।
ठीक है, इनिशियली ये कम था, पॉपुलेशन वाला इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को और कम कर दिया गया है। ठीक है, इसी वजह से साउथ के स्टेट्स नाराज हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव कर लिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उनका स्टेबल हो चुका है, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो उनका कम हो रहा है। तो दे आर नॉट गेटिंग एनफ ड्यू, जबकि इसको 10% दिया गया, पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा होगा उसको और बढ़ा दिया गया, 17.5% कर दिया गया है, यानी कि बड़ा स्टेट बड़ा शेयर। ठीक है, इस तरीके से। सो ये उनका एक कंसर्न है। ओ ये थोड़ा सा जूम इन हो गया है ना, आई थिंक सही होगा, यस चलिए। सो क्या कहता है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर्स। फिस्कल डेफिसिट, हाँ ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये भी सही है। इफेक्टिव रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू ए ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये भी सही है। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट, तीनों ही सही है, तो 1 2 3 4 यानी कि ए, ए इसका राइट आंसर है। अब देखो, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, फिजिकल डेफिसिट से हमें यह पता चलता है कि सरकार को कितना कर्जा लेने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि जितना उसका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एंड नॉन डेट क्रिएटिंग नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, जो कैपिटल रिसीट्स हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, वो सारे उसमें काउंट किए जाएंगे रेवेन्यू में। ठीक है, तो इससे पता चलेगा सरकार को कि आखिर कितना लोन लेना है अगले साल के लिए। ठीक है, इससे ये पता चलता है। रेवेन्यू डेफिसिट से ये पता चलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट में कितना डिफरेंस है, यानी कि सरकार जो डे टू डे यूजेज है, सैलरीज में, पेंशन में, ठीक है ना, ऑफिस ब्यूरोक्रेसी में, इन सब में कितना खर्चा कर रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया, इसका मतलब सरकार फालतू की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, प्रोडक्टिव चीज़ों पे कम खर्च कर रही है, कैपिटल एसेट नहीं बना पा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, खा पी के सब खत्म कर रहे हैं। दिस टेल्स यू दिस। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये है कि आपने स्टेट्स को ग्रांट्स तो दिए, लेकिन जब ये रेवेन्यू डेफिसिट है तो हो सकता है स्टेट उस पैसे का खर्च कैपिटल क्रिएशन में करे। तो इसमें क्या करते हैं हम, डेफिसिट में से ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है कि हमने स्टेट्स को पैसा तो दिया, वो तो रेवेन्यू में चला जाएगा, लेकिन अगर उसने उससे पुल बना लिया तो वो तो कैपिटल में चला गया, उसको कैपिटल में काउंट किया जाना चाहिए। तो एक्चुअल जो खर्च है हमें टोटल डे टू डे रनिंग बिजनेस, वो एक्चुअली कितना है वो हमें इससे पता चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी एक्यूरेसी नहीं रहती। क्योंकि इसमें जो पैसा से स्टेट को भेजा है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो वो कोई पुल बना ले, रोड बना ले, उससे तो वो तो कैपिटल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि पिछले सालों के सरकारों ने कितना लोन ले रखा है, उस पे कितना खर्चा जा रहा है, क्योंकि हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पुराना जो इंटरेस्ट पेमेंट है अभी तक का, अभी तक की सरकारों का, वो बताएगा कि अब आगे हमें कितना, इस सरकार को कितना अगले बार इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इस साल की सरकार को। ठीक है, तो ये बताता है। तो इन सब का मेन पर्पस आपको समझ में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप डेफिनेशन इसका डिसाइड कर सकते हो। I hope this is clear. Next है, consider the following statements regarding GST. Again GST पे है. The GST bill 2014 has the purpose of improve the value added tax on goods and services. ठीक है, इसको improve करने की बात करता है GST. 101st amendment था. It can be imposed differently in different states. Now this is wrong. जीएसटी जो है यूनिफाइड टैक्स है, पूरे कंट्री के लिए सेम है, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं हो सकता। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इम्पोज्ड नेशन वाइड irrespective ऑफ स्टेट कंसर्न। यस, it is a significant step in the reform of indirect taxation in India. Yes, that is true. So 134 कहीं पे है क्या, 134 2 नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर इसको सिमिलरली इम्पोज किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सक्षम प्रोजेक्ट, अगेन अब इसमें देखो क्या है ये, सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ SC/ST, मिलिट्री यूनिट फॉर इफेक्टिव डिजास्टर, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क, क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो तो ये एंड ये तीनों एक जैसा ही है, आप इसी से इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा अगर नहीं भी पता है तो। मैंने भी यही किया था फर्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चन देखा, एंड इट वाज राइट। ठीक है, सो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, SEZ India mobile app has been launched in January 2017 is by,
अभी भी अगेन क्या मैंने कॉमर्स इंडस्ट्री से किया, क्योंकि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो कॉमर्स इंडस्ट्री वाला ही देखेगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों देखेगा, फाइनेंस क्यों देखेगा। सो सी इसका राइट आंसर है। There has been a persistent deficit budget a year after year. Which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? Now this is interesting. क्या क्या मतलब बजट डेफिसिट है हर साल का, तो क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं, सरकार क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। सो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर बजट डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है कि बजट में जितना पैसा आपने खर्च करने के लिए प्रपोज किया है उतना अर्निंग आपका नहीं है, दैट इज डेफिसिट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, लोगों की सैलरी काटिए, अपने जो जो भी है खर्चा है सरकार चलाने का उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे आपका बजट डेफिसिट और बढ़ेगा। तो सेकंड तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब 1 और 3 में से 1 तो सही है, 3 चेक करना है। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, ऑब्वियसली सब्सिडीज की वजह से काफी सारा बजट डेफिसिट होता है, तो सब्सिडीज को अगर रैशनलाइज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी अगर करोगे कम तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सो 1 and 3, C is the right answer. Very simple. I love such questions. Right? It was easy. ठीक है, 2016 का है। नेक्स्ट है, अगेन 2016 में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैपिटल बजट, अभी हमने कैपिटल रिसीट देखा था, कैपिटल बजट आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लाइक अब देखो एसेट के एक्विजिशन पे खर्च हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कैपिटल बजट का पार्ट है, सो ये होगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, अब अगर लोन आप रिसीव करते हैं तो आपका एसेट बढ़ेगा। कैपिटल रिसीट का मतलब है कि कैपिटल का मतलब ही है कि या तो आपका एसेट बढ़ना चाहिए, लाइबिलिटी घटनी चाहिए। तो रिसीट है कैपिटल रिसीट, तो आपका एसेट बढ़ना चाहिए, तो आप लोन जो रिसीव्ड है, जो फॉरेन गवर्नमेंट से आपने लोन लिया है, तो उससे आपका कैपिटल एसेट बढ़ रहा है, सो ये कैपिटल रिसीट में जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इससे आपका जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है, लाइबिलिटी नहीं एसेट बढ़ रहा है अगेन, क्योंकि आपने लोन दिया है स्टेट को तो वापस भी आएगा, तो आपका एसेट क्रिएट किया आपने। सो अगेन ये कैपिटल रिसीट में कैपिटल बजट का पार्ट होगा, एंड ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल बजट का मतलब है कि कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एंड इन दैट केस तीनों ही है, 1 2 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ये टैक्सेशन में एक नया चीज है जो CDS में पूछा गया है, UPSC ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछती CDS में। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल of taxation holds that amount of taxes people pay should relate to their income or wealth। तो अब इसके डेफिनेशंस देखो, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ, क्या कोई दिक्कत दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है कि सही है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्या है, द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव। अब बेनिफिट प्रिंसिपल यानी सरकार से जो बेनिफिट ले रहे हो उसी के हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी सही है। अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम द पुअर फैमिली देन इट डज फ्रॉम द रिच फैमिली। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि रिच लोग ज्यादा टैक्स देंगे, पुअर लोग कम देंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि गरीब लोग ज्यादा टैक्स देंगे, अमीर लोग कम देंगे, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स ए लार्जेस्ट शेयर फ्रॉम द पुअर फैमिलीज। ओ वेट ए मिनट, लार्जेस्ट शेयर मतलब कि कोई 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से अगर 10% उसका निकाला जाए तो 10 रुपया हो जाएगा, तो इसका 10% मतलब कि 100 में से 10 चला गया। उसी तरीके से अगर हम इसका 5,000 में से अगर 15% भी निकालें तो 15 × 5 = 75, 750 रुपया होगा। तो इसका अब देखो तो 750 रुपया जा रहा है आउट ऑफ 500, और इसका जा रहा है 10 रुपया आउट ऑफ 10 100, तो इसके लिए वो चीज़ मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो कहने का मतलब है। अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स ए लार्जेस्ट शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज देन इट डज फ्रॉम द रिच फैमिली। रिच फैमिली के लिए 5,000 में से 750 ज़्यादा, दैट्स नॉट अ बिग डील, पर 100 रुपये में से उसका 10 रुपये चला है, बेचारे के पास 90 रुपये ही बचा, तो एक बड़ा शेयर चला जाता है,
ठीक है, दैट इज द पॉइंट। सो इसलिए ये भी सही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर। हाँ, ये तो ऑब्वियसली, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपने साबुन खरीदा उस पर टैक्स है, तो सरकार को टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने उसी पे टैक्स लगा दिया, वो टैक्स अपने आप चल के सरकार के पास चला जाएगा, उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि बिना टैक्स वाले कोई डुप्लीकेट साबुन ना बेचे। डुप्लीकेट साबुन कोई क्यों बनाता है? क्योंकि एक तो क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्लस टैक्स भी नहीं देना है, बस पुलिस वगैरह को खिलाओ। तभी तो इतने पनीर बिक रहे हैं ना, डुप्लीकेट पनीर, डुप्लीकेट मक्खन, डुप्लीकेट दूध, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। अब खाने में तो ऐसा डर लगता है कि पता नहीं बाहर से कुछ भी खाओ तो क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से FSSAI ने तो अलग ही कांड कर रखा है, उसका तो आप देख ही सकते हो, सोशल मीडिया पे अलग ही थू थू चल रही है। ठीक है, सो बाहर खाना खाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत डर लगता है अगर बाहर से कुछ खाओ। सो ऑल फोर आर करेक्ट, सो 1 2 3 4। ठीक है, 4 D इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या असर होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि रुपया कम है, हम रुपया प्रिंट कर देंगे और फिर हम खर्चा करेंगे, दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, किसने किसने सजेस्ट किया था? जॉन मेनार्ड केनीज ने, राइट? कल ही हमने ये क्वेश्चन देखा था। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? रिड्यूसिंग, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज मनी सप्लाई। क्योंकि पैसा है नहीं हमारे पास, हमने प्रिंट करके बांट दिया मार्केट में, दिया बैंकों के, लो भैया बांटो, बनाओ पुल। ठीक है, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट्स लाइक कि आपके पास सैलरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा किए जा रहे हैं, दैट्स डेफिसिट फाइनेंसिंग। सैलरी आएगी तो दे देंगे, राइट? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39। देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। देखो अगेन ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था, फिर से आ गया। देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट आफ्टर ईयर। अब ये 2015 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा स्टेप लिया जाता है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, नहीं करेंगे। रैशनलाइजिंग, ये करेंगे, ये नहीं। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज था, यहाँ पे एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखना है कि क्या है, तो देखो दो तो गलत है, तो 2 और 2 हो गया, और फिर 1 और 3 ही बचता है, तो अगेन ऑप्शन का चॉइस सेम ही रखा है इन्होंने, तो इट्स बिकम्स इजी टू फिगर आउट। लेकिन ये क्यों गलत होगा? लेट्स सी। देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट? अब अगर इंडस्ट्री एक्सपैंड करोगे तो उसमें आपको, एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या? PSU खोलेगी सरकार, राइट? अदरवाइज अगर वो पब्लिक प्राइवेट बिजनेस है तो उससे तो सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर एक्सपैंडिंग बिजनेस बोला है, मतलब सरकार कोई बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो उसको तो पैसा लगाना पड़ेगा, तो डेफिसिट तो और बढ़ेगा, तो ये नहीं करना चाहेगी। सो 1 और 3, 1 3 4 यहाँ पे देता तो शायद अच्छा होता ऑप्शन। Anyways, with reference to the 14th Finance Commission, which of the following statements is correct? It has increased the share of states in the central visible pool 32 से 42 गया, that's true. It has made recommendation concerning sector specific grants, ये गलत है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड है, तो जस्ट इट। अब ये पुराना हो चुका है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी यहाँ पे है तो हमने आंसर कर दिया। व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पब्लिक गुड का मतलब क्या है? ठीक है, समथिंग हैज टू बी देयर। पब्लिक गुड का मतलब अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, अ कमोडिटी हुज बेनिफिट। एक्चुअली पब्लिक गुड यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक गुड के ऊपर एक पूरा चैप्टर है कि क्या है पब्लिक गुड। ठीक है, कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे, स्टेट कैसे पब्लिक गुड्स बना सकती है, पब्लिक कैसे उसको यूज कर सकती है, किसको यूज करना चाहिए, किस पे टैक्स लगाना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो public good, a commodity produced by the government. Commodity produced by the government is not a public good. Commodity whose benefits are indivisibly uh, spread among the entire community, जैसे कि community park। ठीक है, कम्युनिटी पार्क है, उसको अगर सरकार मैनेज कर रही है, दैट्स ए पब्लिक गुड। उसको सारे लोग यूज करेंगे, वो डिवाइड नहीं होगा कम्युनिटी के बीच में, स्टिल पीपल कैन यूज इट, इनडिविजिबली स्प्रेड। उसको बिना डिवाइड किए हम सबके लिए स्प्रेड कर दिया, यानी सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज अ पब्लिक गुड। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट्स, सब बेकार की बातें हैं। Which of the following represents a progressive tax structure? Progressive मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टैक्स रेट बढ़ेगा। टैक्स रेट इज द सेम अक्रॉस ऑल इनकम्स, नहीं।
टैक्स रेट इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, यस। टैक्स रेट डिक्रीज, ये तो रिग्रेसिव हो गया। ईच हाउस होल्ड पेज इक्वल अमाउंट, ये तो अलग चीज होगी। इक्वल इंस्टॉल मतलब कि कितना भी कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सो बी इज द राइट आंसर, आपको इक्वल टैक्स देना पड़ेगा। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट इंक्रीजेस। प्रोपोर्शनल, इनकम इंक्रीजेस, stays tax rate remains same, proportional. And regressive, इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट डिक्रीज, मतलब ज्यादा कमा रहे हो तो कम पैसा दो, ठीक है, उसको कहते हैं रिग्रेसिव, राइट। इंडिया में हम प्रोग्रेसिव यूज करते हैं बिकॉज वी हैव लाइक ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब देखो ये टैक्स का जो अभी बात करी हमने कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो। पर अब देखो कि जो ज्यादा कमा रहा है, क्या सरकार उसको कुछ ज्यादा फायदा दे रही है? अगर ज्यादा फायदा देगी तो फिर आप इक्वलिटी पे आ जाओगे कि इक्वल राइट्स नहीं है ना। अगर किसी ने 10 लाख नहीं, किसी ने 5 करोड़ की एक कार खरीदी है, उसको भी उसी सड़ी हुई रोड पे चलाना है जिसमें पॉट होल्स हैं, उसको आके कोई ठोक देगा, कोई ट्रक वाला चढ़ा देगा, या फिर कोई स्क्रैच कर जाएगा उसके। रोड पे जो गड्ढे हैं उसकी वजह से, चलो बाहर बाकी सारे छोड़ दो, रोड पे जो गड्ढे हैं उसकी वजह से उसकी कार की क्या हालत होगी। हर जगह जगह पे बम्पर्स बना रखे हो, तो उसने तो बहुत सारा टैक्स दिया है सरकार को, पर उसको क्या मिल रहा है? वही गंदी हवा, ठीक है, वही गंदा एनवायरनमेंट। अब पुलिस वाले अगर उसको थोड़ा फेवर कर दे तो फिर उसके ऊपर लोग चिल्लाएंगे कि हाउ दिस कैन हैपन, बिकॉज ऑल आर इक्वल। तो सब अगर इक्वल है तो सबसे इक्वल टैक्स लो ना। पर सोशलिस्ट सरकार है हमारे यहाँ तो इक्वलिटी है, पर अब देखो टैक्स देने में इक्वल नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि जो लोग अमीर है वो ज्यादा टैक्स देंगे, जो गरीब है उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, नहीं भी देना पड़ेगा, प्लस उनको सरकार स्कीम भी देगी कि आप फ्री खाना लो, ये लो, और भत्ता लो, वगैरह लो वगैरह, घर लो और चिल करो, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करो। आई एम नॉट एंटी पुअर, बट दिस मेंटालिटी हैज टू चेंज। Which one of the following is the major source of gross tax revenue for the government of India? Gross tax revenue, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब देखो ये जो पहले था वो अलग था, पहले कॉर्पोरेट टैक्स को ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रॉस टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से आता था। बट नाउ दिस इज 2015, उस समय की बात है, अभी ये चीज बदल गई है, एंड नाउ दिस हैज चेंज्ड। अब ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चीजें बदली हैं, तो आपको अब इस पर ध्यान देना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सबसे बड़ा शेयर मुझे ये दिखता है बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से 24% आता है। तो अगर ये पूछे कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सो दिस इज बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से, रेवेन्यू का, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स सबसे ज्यादा क्या है? सो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। अगर पूछे कि टैक्स सबसे ज्यादा कहां से आता है, ठीक है, सो दैट, क्योंकि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू नहीं है, तो अब बाकी में हम देखेंगे तो इनकम टैक्स है 21% आता है, एंड कैपिटल कॉर्पोरेशन टैक्स 18% ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ चुके हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स का भी सबसे बड़ा शेयर हो चुका है आफ्टर, जिसमें टैक्स जितने भी रेवेन्यूज हैं सरकार के, उसमें से इनकम टैक्स सबसे ज्यादा है। और जो अगर रेवेन्यू की बात करें तो बोरिंग एंड लाइबिलिटीज सबसे ज्यादा है, 24% इनकम टैक्स यहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग पहले जिन्होंने पढ़ा था उनको पता होगा कि 18%, सॉरी, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा होता था, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो वो 18, सॉरी, आंसर करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स में। पर अभी जो 18% है उससे ज्यादा हो चुका है इनकम टैक्स, विच इज 21%, और ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसटी से अगेन आता है 15%, सो जीएसटी से ज्यादा आता है हमें कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%, राइट। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा खर्च हम कहाँ पे करते हैं, तो स्टेट शेयर 22% जाता है, ठीक है। अब ये 22% अलग है, टोटल टैक्स में से 41% जाएगा स्टेट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें से 41% स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा। पहले 42 था, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन से जेएन के बनने के बाद उसको 41% कर दिया गया है। लेकिन वो 41% टोटल रेवेन्यू का 22% ही है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मैक्सिमम है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा 20%, क्योंकि हमने लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लोन ले रखा है प्लस हमने पब्लिक से भी लोन ले रखा है, बाहर से भी लोन ले रखा है, तो सब जगह इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। देन कम्स नेक्स्ट विच इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा कोई एसेट नहीं बन रहा, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। पर
यहाँ पे हमारा कोई एसेट बन नहीं रहा, वहां पे भी कोई एसेट बन नहीं रहा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम से क्या है, बस खा पी के खर्च करते हैं हम। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डिफेंस। डिफेंस पे भी हम अपने आप को बचाने के लिए खर्च करते हैं, अभी भी हम कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%। ठीक है, सो आप देख लो कि कहाँ पे पैसा जा रहा है। उसके बाद अगर हम स्कीम्स पे देखें तो एक्सपेंडिचर इन मेजर आइटम्स, ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ लगभग। उसके बाद डिफेंस में है, तो डिफेंस से भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद डिफेंस में है, रूरल डेवलपमेंट में 3rd नंबर पे, होम अफेयर्स है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में काफ़ी नीचे है, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर यहाँ पे है, टैक्स। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है, 2nd नंबर पे डिफेंस है, एग्री एजुकेशन है 5th नंबर पे। ठीक है, 5th 6th है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पे एजुकेशन है। सो दिस आर द मेजर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजम्पशन expenditure has been coming down as per capita income grew over time in last 60 years. People have been purchasing less food, ऐसा तो नहीं है, अगर इनकम बढ़ रहा है तो पीपल ज़्यादा फूड खरीदेंगे। People have been preferring non-cereal items in their food basket, लग सकता है सही। ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज बीन लोअर देन द ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। दिस इज राइट, क्योंकि यही कहता है लॉ। किसका लॉ है? एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी पब्लिक की, तो उनका एक्सपेंडिचर भी फूड आइटम पे बढ़ेगा, वो अच्छी चीजें खाएंगे, प्रोटीन आइटम्स लेंगे, प्रोटीन शेक पिएंगे। ठीक है, पर क्योंकि उनका जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके रिस्पेक्ट में फूड एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ा है, तो इसलिए हमें ऐसा फील होगा कि उनका फूड का एक्सपेंडिचर कम हो गया है, पर एक्चुअली कम नहीं होता। टोटल अमाउंट देखो तो उनका एब्सोल्यूट अमाउंट तो बढ़ा ही है, एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम वो कम हो गया है। ठीक है, दिस इज एंजल्स लॉ। नेक्स्ट है, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, अगेन ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2013 में पूछा गया है। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों करते हैं? रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग हम करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट भी दिया है, बट दीज आर नॉट थिंग्स। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, ये सब टेम्पटिंग ऑप्शंस है, बट द रियल आंसर इज दिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Under which of the following circumstances may capital gain arise? When there is an capital gain की बात हो रही है, ठीक है, capital gain. When there is an increase in the sales of a product, this is called profit, not capital gain. ठीक है, ये प्रॉफिट है। सेकंड है, व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, दैट इज द पॉइंट। अगर आपने घर खरीदा 5 करोड़ का और बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट वैल्यू अगर वो 10 करोड़ का हो जाता है, दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन। सो ये है, व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग, अगेन ये भी पेंटिंग की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, आपने 5 करोड़ का अभी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बिकी 157 करोड़ में, सो ऑब्वियसली उसको फायदा है, जो भी फायदा वो कैपिटल गेन है। सो 2 and 3 बी। ठीक है, नेक्स्ट है, why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? The government intends to use the revenue earned from the disinvestment mainly to pay back the external debt. नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट है, इसके लिए प्रॉपर बोर्ड फंड बना के रखी है, उसमें पैसा जाता है और वो अलग अलग स्कीम्स में खर्च होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो दिस इज रॉन्ग। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट, ऐसा भी नहीं है। दो तरीके के होता है, माइनर डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। माइनर में आप 50% से कम शेयर देते हैं प्राइवेट एंटिटी को, तो उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं जाता, लेकिन जो मेजर डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें चला जाता है। सो ये कहता है कि हर केस में चला जाता है, सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो नीदर। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following statements appropriately which of the following statements appropriately describes the term fiscal stimulus? Fiscal stimulus 2011 में पूछा गया है। देखिए, it is a massive investment by the government in manufacturing sector to ensure the supply of good to meet the demand surge caused by rapid economic growth. Okay, it is an intense affirmative action by the government to boost economic activity in the country. Looks good. It is a government's intensive action on financial institutions to ensure disbursement of loan to. It is an extreme affirmative action by government to pursue its policy of financial inclusion. Financial inclusion का कुछ नहीं है इसमें। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि सरकार पैसे देगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को, कि आप लोन दीजिए, उसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस। जैसे कोविड के केस में हुआ था
कि अभी इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन चली गई है, तो अभी हमें सरकार को इंटरवीन करके फंड देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत है, सरकार पैसा छाप भी सकती है, ठीक है। तो वो फंड देगी, उससे बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे, अर्न करेंगे, फिर वापस लौटा देंगे, दैट इज फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। 49. These questions are really good. Consider the following statements, following actions by the government, cutting the क्या पूछ रहा है, in the context of economic recession, which of the above actions can be considered as a part of fiscal stimulus package? अभी 2010 में पूछा गया, देखो क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। 2010 में भी है, 11 में भी पूछा है। पैकेज, कटिंग द टैक्स रेट्स, अगर फिजिकल स्टिमुलस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन चल रहा है, विच ऑफ द अबव एक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पैसा मार्केट में ज्यादा जाना चाहिए, तो कटिंग ऑफ टैक्स रेट्स, ऑब्वियसली टैक्स रेट कम करोगे मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, ये भी कर सकते हैं। अबॉलिशिंग द सब्सिडीज, सब्सिडीज अगर अबॉलिश करोगे तो उनको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा हमें, सो दिस कैन नॉट बी ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तीन ही है तो 1 and 2 ए, ठीक है, ए सिंपल था। In the last है, in the context of governance, consider the following: encouraging foreign direct investment inflows वगैरह वगैरह, which of the above can be used as a measure to control fiscal deficit को control करना है, ठीक है। अब देखते हैं, encouraging fiscal foreign direct investment inflows, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा सरकार मतलब बिजनेस में, तो उससे जॉब बढ़ेगा वगैरह वगैरह। फिजिकल डेफिसिट का लेट्स सी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वैसे भी सरकार उसको फंड करती है, पर उससे फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, सरकार का पैसा बचेगा, लेट्स सी। डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ऑब्वियसली इससे सरकार का पैसा जो डायरेक्ट खर्चा हो रहा है वो तो बचेगा। सेलिंग ऑफ ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये तो डेफिनेटली है, 3 4, 3 4 है, एंड 1 2 1 3 4, 1 2 3 4 तो है ही नहीं, सो डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी, इट शुड हैव बीन सॉल्व्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इसके लिए आई लव सच क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे ना ही डेटा ड्रिवन है, ना ही डेटा लोडेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग जस्ट योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, यूपीएससी वाले क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेट वाले तो बिल्कुल ही, यूपी पीसीएस का फिर भी अच्छा, आई लव यूपी पीसीएस का क्वेश्चंस। बीपीएससी को दे शुड लर्न फ्रॉम दिस, उनको मैं बार बार यही देखता हूँ, क्योंकि उनका भी पीवाईक्यू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, और पता नहीं क्या टेस्ट करना चाहते हैं, है ना। गिवन दिस एज, फैक्चुअल क्वेश्चंस को तो मिनिमम कर देना चाहिए, लाइक 5 to 10% की, बस पता हो लोगों कि भैया इंडिया कहाँ पे है, कितने स्टेट्स हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये सब। बाकी सारे क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि पता चले इंसान सोच भी पा रहा है स्ट्रेट या नहीं, क्या एक लॉजिकल फ्लो फॉलो कर पा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें टेस्ट होनी चाहिए। बट एनीवेज, वो सब चीज़ें देखते हैं कब तक बदलती हैं। बाय द टाइम, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।